नमस्कार दोस्तों। आज मैं अगले सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके पहले भारत के और विश्व के भूगोल को पढ़ाया जा चुका है। इसमें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसमें हो जाएगा बढ़ जाएगी। अगला है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये हो जाएगा पूंजीवादी। अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसमें हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसमें हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। तो ये हो जाएगा वैश्वीकरण की ओर। VIFR संबंधित है। तो VIFR रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था? तो किस वर्ष में? तो हो जाएगा 1991 में। अगला है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? तो इस मंच का नाम हो जाएगा ई रकम। क्या हो जाएगा? ई रकम। अगला है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा 1948 से। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो इसमें हो जाएगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा 15.87%। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा सारे कथन सही है। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्राप्त करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसमें आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा बी केलकर। क्या हो जाएगा? बी केलकर। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो ये हो जाएगा पीली क्रांति।
अगला है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो कौन से राज्य दिए हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक को चुनना है। इसमें ऑप्शन है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसमें आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो ये हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। क्या हो जाएगा? जोसेफ स्टालिन। अगला है वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो ये हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? इसमें हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? दिया जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो ये कब स्थापित हुआ? तो 1982 ईस्वी में। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में। अगला है वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो ये हो जाएगा बंधन बैंक। क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम। सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला है वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो ये हो जाएगा 6 बैंकों का। अगला प्रश्न है जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएगा उर्जित आर पटेल। अगला प्रश्न है संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया? तो ये हो जाएगा 6 बैंकों को। अगला है किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? तो ये हो जाएगा आरबीआई अधिनियम की धारा 7। अगला है आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? तो ये उस समय कोलकाता में स्थित था। अगला है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा ए बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला प्रश्न है भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो ये हो जाएगा फेडरल बैंक। क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित
में से कौन सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नीली कुक्कुट पालन। क्या हो जाएगा? नीली क्रांति कुक्कुट पालन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया? तो ये हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्नलिखित किससे संबंध है? तो ये हो जाएगा दुग्ध आपूर्ति। क्या हो जाएगा? दुग्ध आपूर्ति। अगला प्रश्न है, इसमें आपका ऑपरेशन फ्लड बस रहेगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दुग्ध आपूर्ति से। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो इसमें हो जाएगा ICICI बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो इसमें हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को US कितना तक बढ़ाना था? तो इसमें हो जाएगा 60 बिलियन से अधिक। अगला है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो पहला भारतीय राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? ये हो जाएगा अनुकूल मंडी। क्या हो जाएगा? अनुकूल मंडी। अगला प्रश्न है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत के कृषि निगम। क्या हो जाएगा? भारत के कृषि निगम। अगला है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो इसमें हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को। आगे है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राज्य सरकारों द्वारा। तो भारत में कृषि आयकर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ है? तो कब से प्रभावी हुआ है? तो इसमें हो जाएगा अप्रैल 2014। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार मंच। अगला है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम की क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एग्री उड़न। क्या हो जाएगा? एग्री उड़न। अगला है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए किसने मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो ये हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? पूरा। अगला है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो अटल मिशन, तो ये हो जाएगा आवास और शहरी मामले। अगला प्रश्न है,
रोजगार के अवसर की कमी की सबसे सही व्याख्या है। तो सबसे सही व्याख्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कम कर रहे हैं। अगला है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र MS को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो हो जाएगा 2017-18 में। अगला है प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें हो जाएगा सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई किस वर्ष को पेश किया गया था? तो किस वर्ष पेश किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। अगला है वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो GST को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो ये हो जाएगा 28%। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य सर्वप्रथम GST की पूर्ति की है? किस राज्य ने की है? तो ये हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के GST पर बने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसमें हो जाएगा अमित मित्रा। क्या हो जाएगा? अमित मित्रा। अगला प्रश्न है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। ये हो जाएगा औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो GV रामकृष्ण। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्ण है। अगला आगे आपका समाप्त हो चुका है। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।